चलिए भाई स्टार्ट है। क्लियर है, आवाज सभी को आ रही है? क्लियर आवाज है सभी को? कोई दिक्कत? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और इस पेपर के हम 10 क्वेश्चंस को अभी तक कर चुके थे। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 10 क्वेश्चंस को हम आपको कराने वाले थे। अब तो आज अपनी इस 61वीं वीडियो है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आधार मानकर और सीडीपी को पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ऑथेंटिक चीज़ों को हम आपको करा रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस यहीं से मिले, क्योंकि सीटेट की खास बात ये भी रहती है कि वो क्वेश्चंस का रिपीटेशन करता है। क्वेश्चंस एक बार जो पूछ लिए जाते हैं उन्हीं पर लैंग्वेज को बदल बदल कर क्वेश्चंस को डाला जाता है। आप लोग अगर कंटिन्यूस तरीके से हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। इससे सिर्फ ये बेनिफिट होगा, बाकी कोई और बेनिफिट तो नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला सवाल है, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है? देखिए, एक शहर में डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार हैं। कौन है? वास्तुकार। और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार। तो कोई एक व्यक्ति है जो जटिल चित्र पर काम कर रहा है और एक व्यक्ति है जो कि डिजाइन पर काम कर रहा है। तो एक वास्तुकार होगा, एक कलाकार होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की गई है, जिसमें आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम प्रकृतिवादी बुद्धि बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक अंतःवैयक्तिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसे हम संगीतमय बुद्धि कहते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे हम तर्कणात्मक बुद्धि बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बॉडीली का एस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक कौशल बुद्धि बोल सकते हैं, गत्यात्मक बुद्धि बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की गई है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। जिस व्यक्ति को चित्रों के बारे में जानकारी होगी और डिजाइन पर काम करने वाला जो वास्तुकार होगा उसके अंतर्गत स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, जिसको हम स्पेशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किसके नाम से जानते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसे स्थानों के बारे में जानकारी होती है। तो अगर यहाँ पर हम बोले खानसर की बात करें तो जो खानसर होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि बुद्धि के बारे में उनको भी बहुत ज्यादा चित्रों के बारे में, मानचित्रों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, स्थानों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं वास्तुकार, कलाकार, ये सभी स्थानिक बुद्धि के पार्ट होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो इसे भाषात्मक बुद्धि बोलते हैं, और भाषाई बुद्धि जो होती है वो आपकी नेताओं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, कवियों के अंतर्गत, लेखकों के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। संगीत में बुद्धि आप म्यूजिकल अनुराधा पौडवाल की बात कर सकते हैं, आप लता मंगेशकर की बात कर सकते हैं, या फिर आप अरिजीत सिंह की बात कर सकते हैं, सोनू निगम की बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पेशल इंटेलिजेंस इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर लगाइए। बहुत आसान है मेरे भाई। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? तो कठोर और संरचित होती है, ये आप बोल सकते हो, तो ये बिल्कुल भी गलत है। प्रगतिशील कक्षा में जो पाठ्यचर्या होगी, करिकुलम होगा, वो आपका फ्लेक्सिबल होगा, ना कि स्टैंडर्डाइज। कंट्रोलिंग नहीं होगा आपका, और संरचित ऐसा नहीं होगी उसकी संरचना की कठोर हो। क्लियर है? आप उसे नहीं बोल सकते, रिजिड नहीं बोल सकते। विषयों को खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों को का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। देखिए, विषयों का पारस्परिक संबंध होता है मेरे भाई। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो आपको केमिस्ट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आपको फिजिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ा रहे हो मैथ की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट्स के अंतर्गत भी क्या देखने को मिल सकता है, वहां पर आपको भाषाई बुद्धि भी आपको हर सब्जेक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो पारस्परिक संबंध होता है, ये बात गलत है।
बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को अनुरूप संगठित की जाती है। बात बिल्कुल सही है। आप बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, उनकी इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी रोचकता के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार आप अनुरूप संगठित ये की जाती है। बिल्कुल सही है। जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, संगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्ष में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान मत लो, तुम लड़की नहीं हो। यानी कि ये बोल रहा है, टीचर क्या बोलना चाह रहा है कि आपको होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान नहीं लेनी है, गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियां ही लेती हैं, ये टीचर का कहना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी समता को, जेंडर समता को प्रभावित कर रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि लड़कियां गृह विज्ञान ही लेंगे और लड़के गणित ही लेंगे। क्लियर है? और अच्छा जी, ये लचीलापन कहाँ होगा? स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो गया, ये लचीलापन हो ही नहीं सकता। जेंडर समानता भी नहीं है, ये एक जेंडर स्टेरियोटाइप्स है। ये रूढ़िवादिता बनी हुई है, पहले से चली आ रही है। उसी रूढ़िवादिता को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है टीचर, और उसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के नियमों को तोड़ देना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई। असेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी इफेक्टिवली डन बाय। एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? तो छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए कहकर आप उनको डेफिनेशंस दे रहे हो। टीचर क्या कर चाहता है? टीचर चाहता है कि वैचारिक स्पष्टता का आकलन करना चाहता है, तो आप उससे डेफिनेशंस पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उससे किसी भी प्रकार का आकलन असेसमेंट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा में अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, ये बात बिल्कुल बेहतर है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को आप एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा चीजों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सक्रिय भागीदारी निभाएगा, तो आप उसका एक असेसमेंट कर पाएंगे जो कि उसकी वैचारिक स्पष्टता से संबंधित होगा। क्लियर है? छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहना, आप कॉपी करने की बोले, इमिटेशन करने की बोले, नकल करने की बोले, अनुकरण की बोले, अनुसरण की बोले, तो ये सही नहीं है। छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए क्या कहना, आप रिकॉल की बात करते हैं, मेमोराइजेशन की बात करते हैं, रोट की बात बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो, देखिए समालोचनात्मक चिंतन जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं, और टीचर को क्या करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चे मनन कर सकें, स्व तरीके से सोच सकें, स्व तरीके से चिंतन कर सके उन चीजों के बारे में। तो आप इस प्रकार के प्रश्न दीजिए यहाँ पर वो बच्चा सोच सके। मैं प्रश्न बोलता हूँ भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे दिल्ली। इसमें सोचने की जरूरत ही क्या है? बच्चे को याद है तो वो बोल देगा। ठीक, अगर मैं बोल देता हूँ आपसे कि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, तो क्लासरूम के अंतर्गत किसी भी बच्चे को पूछिएगा तो नए नए तरीके आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। बच्चा सोच सोच के बताएगा, चिंतन करके बताएगा, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट होगा। कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करके चर्चा को हतोत्साहित नहीं करना है। कभी भी आप चर्चा को, संवाद को हतोत्साहित नहीं कर सकते। असहमति के प्रति सहिष्णु रहे, ये भी गलत है। अभिसरण सोच पर जोर दें, अभिसरण नहीं होनी चाहिए, अपसारी सोच पर आपको जोर देना होगा। तो इसका सही जवाब होगा कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। आप उनको क्या है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में एक्सेप्ट करते हैं, तो बात बिल्कुल सही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन है मेरे भाई, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है। तो दर्शन की बात की गई है, व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता होगी, लिंग विविधता भी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता होगी, और योग्यता एवं और विकलांगता। तो ये सारे के सारे ही सही हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर
हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। इस प्रकार का क्वेश्चन रेयर केस में ही पूछा जाता है, कोई एक आधी क्वेश्चन आता है कभी कभार, वैसे इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है। आपसे नेगेटिव पूछा है, गलत होगा वही सही होगा क्योंकि आपसे गलत पूछा है। क्वेश्चन है, सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, ये अच्छी बात है। जो उनकी गतिविधि हैं, उनकी गतिशीलता है, उनकी एक्टिविटी है, अगर आप उसको सामाजिक परिवेश से जोड़ते हैं तो ये बेहतर तरीका है उनको सिखाने का। क्लियर है मेरे भाई। स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, आप स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज नहीं कर सकते। जो लोकल लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसमें आप अभिव्यक्ति को खारिज नहीं कर सकते। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य है, तो ट्यूशन की बात आप नहीं करें तो भी अच्छा है। बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूल के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना। तो इसमें बोला है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा झमेला पड़ गया। इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे। रणनीति है, अगर आप इस नोट को उठा देते हो तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, नहीं तो ये आपके तीनों के तीनों ही आंसर होंगे क्योंकि तीनों ही नेगेटिव हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन, इस पर आपको जरूर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो अगर नहीं हटाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं लगाओगे तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ऑफ्टन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, गुणज वैकल्य जो होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं मेरे भाई, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं, जोड़, घटा, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, इन सभी में क्या है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है गुणज वैकल्य को, जिसे हम डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। पठन वैकल्य में पढ़ने और लिखने से संबंधित होता है, पठन में पढ़ने से वैकल्य, लेखन में लिखने से संबंधित होता है। क्लियर है मेरे भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर लगाएंगे। कौन कौन स्टूडेंट देगा देखते हैं। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी है। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक, तो वहां पर आप दृष्टि के लिए आप टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सकते हैं। बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट का नाजीना, फॉक चलित कंप्यूटर, नाजीना कैलकुलेटर नहीं, आवर्धक लेंस यहाँ पर आपका कार्य कर सकता है। दृष्टि की सहायता के लिए एक तकनीकी, तो आवर्धक लेंस आपका कार्य कर सकता है। कैलकुलेटर से दृष्टि थोड़ी आ जाएगी भाई चीजों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो रचनात्मक जो बच्चे होंगे उनके अंतर्गत इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेंगे, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और नवाचार की भावना उनके अंतर्गत देखने को मिलेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी विचारों के अंतर्गत, ये भी बात सही है। रचनात्मक बच्चों की बात करें तो विचारों में लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता देखने को मिलेगी, सही है। उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम जोखिम लेने वाले कार्यों के लिए वरीयता, अभिसारी सोच और सोच में स्थिरता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, सरल कार्यों और कम जोखिम लेने वाले कार्यों में वरीयता नहीं, उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, विचारों में लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरे हिसाब से इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है वो भी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले जो आंसर वीडियो था उसमें आंसर दिया गया था भावना के द्वारा, पूनम सेके के द्वारा, और क्या है दूसरा नाम, राजवीर के द्वारा, संगीता के द्वारा और वर्धमान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा आंसर दिए गए थे। बाकी और भी हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका भी नाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना है।